हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब बच्चों? पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरिन का दिया था लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज का था। आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं फिर से आगे के चैप्टर का, वो एल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए लेकर के आया हूं। वो आपको दिखेगा पेज नंबर 343 पे, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6। देख लीजिए, यहां पे आपको कहा यह जा रहा है 11.6 में, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट you would expect when each of the flowing alcohol react with HCl ZnCl2। आप जानते हो कि concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। उसके साथ रिएक्शन है, HBr के साथ रिएक्शन है और SOCl2 के साथ रिएक्शन है। आइए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है ब्यूटेन 1ऑल। एनसीईआरटी आप अपने साथ लेकर के जरूर बैठोगे, सभी कोई एनसीईआरटी लेकर के बैठोगे। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी को कहा जाता है ब्यूटेन 1ऑल। अब इस ब्यूटेन 1ऑल यानी 1 ब्यूटेनॉल का रिएक्शन जो करवाना है बच्चों, वो करवाना है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, यानी कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो जब ये हमको दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, ये कितना डिग्री अल्कोहल है बच्चों? प्राइमरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में पाथवे कौन सा होता है? SN2 होता है। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी में पाथवे कौन सा होता है? SN1 होता है। सेकेंडरी और टर्सरी में SN1 होता है, जबकि यहां प्राइमरी है इसलिए SN2 होता है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। मैग्नीशियम तो इसका लंबा चौड़ा होता है, आपको डायरेक्ट यहां से निकाल देना है इसका OH- इसका H+। और ये ZnCl2 जो है ना, वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो फॉर्मेशन करने वाला है वो फॉर्मेशन करने वाला है 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा और बाहर हो जाएगा वाटर। इस तरीके से आप SN2 पाथवे के द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग ला सकते हो कि 1 ब्यूटेनॉल का रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2 के द्वारा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से जो कहा जा रहा है ना, वो HBr के साथ किया जा रहा है बच्चों। सिर्फ यहां पे आपको HBr दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अब HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। एक मैं यहीं पे बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ करते हो या एल्कोहल का रिएक्शन आप HBr के साथ करते हो, तो बिना कैटलिस्ट का भी रिएक्शन हो जाता है। चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, बिना कैटलिस्ट का भी रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता पड़ती है, जब आपको प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल होता है तब। टर्सरी अल्कोहल का तो बिना हम लोग ZnCl2 लिए हुए भी रिएक्शन करवाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे सिंपल सेक करने के बाद भी रिएक्शन हो जाता है टर्सरी में। क्योंकि इसका कारण यह है कि कार्बोकैटायन जो टर्सरी होता है वो मोर स्टेबल होता है। Cl- न्यूक्लियोफाइल थोड़ा पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू Br- और I-। इसलिए HCl के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैटलिस्ट ZnCl2 की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन HI और HBr के साथ बिना कैटलिस्ट का भी रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि I-Br- थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और पाथवे वही होता है बच्चों, चाहे HI हो, HBr हो, HCl हो। याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी में कि अगर HI हो, HBr हो, HCl हो, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं SN2 पाथवे होता है, और सेकेंडरी और टर्सरी के साथ SN1 पाथवे होता है। और SN2 पाथवे के केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। चूंकि SN2 रिएक्शन होता है ट्रांजिशन स्टेट से, जहां से OH- निकलेगा वहीं पे इसका Br- अटैक करेगा। मतलब वाटर आप बाहर कर दीजिए, वाटर बाहर करने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है 1 ब्रोमोब्यूटेन, और साथ में यहाँ पे बाहर हो जाता है इसके केस में वाटर। 1 ब्रोमोब्यूटेन प्लस वाटर, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी में आप लोगों को जो रिएक्शन दिया हुआ है थर्ड नंबर, वो यही प्राइमरी अल्कोहल जो ब्यूटेन 1ऑल दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपको दिया हुआ है थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ दिया हुआ है, ठीक है। ABC जो दिया हुआ है ना, तीनों के साथ रिएक्शन करवाना है ब्यूटेन 1ऑल का। बच्चों अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर SOCl2 के केस में, अगर SOCl2 के केस में पायरिडीन अगर दिया हुआ रहता है तब होता है SN2 पाथवे। लेकिन यहां पे जब पायरिडीन दिया हुआ नहीं है, तो पायरिडीन जब दिया हुआ नहीं है तो वहां होता है SNI। क्या होता है? SNI, यानी कि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और जब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है
तो सिंपल सी काम है, आपको क्या करना है, यहां पे OH को रिप्लेस करेगा इसका क्लोरीन, इसका जो क्लोरीन है ना वो यहां के OH को रिप्लेस करेगा। और देखिए इसका एक S, इसका एक O, इसका एक O मिल करके बन जाता है SO2, और इसका एक H और इसका एक Cl मिल करके बना देता है HCl। आप कहोगे इसका एक क्लोरीन यहां ऐड हुआ तो बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद एक S एक O SO2 बन गया, और एक H और एक क्लोरीन मिल करके बना देता है यहाँ पे HCl। इस तरीके से आप सिंपल क्या करोगे, जहां कहीं भी PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा एल्कोहल का, तो एल्कोहल का OH इस PCl3 PCl5 या SOCl2 का क्लोरीन रिप्लेस करता है। बस यही काम हम लोगों को करना है। तो फर्स्ट वाले का तीनों रिएक्शन हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया। यहाँ पे SNI पाथवे होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए बच्चों, सेकंड यहाँ पे जो दे रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल, तो 2 मिथाइल कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके का 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल, जैसा मैं देख पा रहा हूं यही हो गया। इसी को कहते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल। देखो ना ध्यान से, 1 2 3 4, इसी को 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल कहते हैं। बच्चों अगर इसका रिएक्शन करवाते हो आप फिर से ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ये दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनाइड्रस ZnCl2। इस बार आप देखो ये कौन सा एल्कोहल है। बच्चों आप कहोगे कि 2 मिथाइल ब्यूटेन टूअल में ये है टर्सरी एल्कोहल। जब यहां टर्सरी एल्कोहल होता है तो टर्सरी एल्कोहल के केस में आप लोगों को बताया हमने पाथवे होता है SN1, बिल्कुल। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी दोनों में होगा यहाँ पे SN1, और प्राइमरी में होता है सिर्फ SN2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में चूंकि प्राइमरी था तो SN2 हुआ था, यहाँ पे टर्सरी है तो SN1 होगा। बच्चों सिंपल काम क्या करना है, यहां से H+ को निकाल देना है, यही H+ और OH- वाटर बन के बाहर होगा। जहां से वाटर निकलेगा वहां पे आपको क्या करना है, जहां से OH- निकलेगा वहां पे क्लोरीन को जाकर के ऐड कर देना है। इस तरीके से 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देना है, और प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। चूंकि यहाँ पे टर्सरी है बच्चों, इसलिए पाथवे होता है इसके केस में SN1। और फिर देखिए नेक्स्ट आपको रिएक्शन जो दे रहा है वो HBr के साथ, इसमें भी वही काम करना है। चाहे आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा HBr, चाहे HI, चाहे HCl, पाथवे यहाँ पे SN1 होगा। अगर आपको टर्सरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल दिया हुआ है तो यहाँ भी यही काम करना है बच्चों, यहाँ से OH- को निकालना है और यहाँ से H+ को निकालना है, तो वाटर बाहर हो जाता है। और जब वाटर बाहर होगा तो देखो ना कितना आसान है। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे CH3 CH2 एंड C के साथ इसमें से हो जाएगा Br, और फिर इसमें CH3 के साथ CH3 हो गया, और बाहर हो गया इसके केस में H+ और OH- मिलकर के वाटर। आप देख सकते हो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग SN1 पाथवे के द्वारा इसको हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद देखिए सेम टू सेम रिएक्शन यहां भी कराना है मेरे को SOCl2 के साथ, क्योंकि तीनों के साथ रिएक्शन करने की बात कर रहा है। तो अब रिएक्शन करा देता हूं थायोनिल क्लोराइड के साथ। जैसा कि मैंने कहा ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो तो ये बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने का, क्योंकि यहाँ SO2 गैस जो निकला और HCl निकला वो अपने आप एस्केप आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसका एक क्लोरीन इसके OH को रिप्लेस करेगा, और जब इसके OH को रिप्लेस करेगा क्लोरीन तो ऐसा बनेगा, एक क्लोरीन यहां रह जाएगा और इस पे रह गया इसके केस में मिथाइल। और बच्चों इसका SO और इसका एक O मिलकर के बना देता है SO2 गैस, जो कि यहाँ पे एस्केप हो जाता है, और इसका एक H और इसका एक क्लोरीन मिलकर के बन जाता है HCl। ये दोनों यहाँ पे एस्केप आउट कर जाता है आसानी से। तो देखिए आसानी से हम लोगों ने तीनों रिएक्शन को देख लिया ना, है ना आसान। तो चाहे ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाओ, यानी कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 करवाओ, चाहे HBr के साथ कराओ, चाहे HI के साथ कराओ। प्राइमरी के साथ SN2 होगा, और सेकेंडरी के साथ और टर्सरी के साथ SN1 होगा। OH- जहां से निकालोगे आप वहीं पे आप Cl- Br- I- को ऐड करोगे। SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ एल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे तो वहां पे भी क्लोरीन से रिप्लेस करोगे OH को। अब बेस्ट मेथड होता है डार्जन्स मेथड, यानी कि SOCl2 के साथ रिएक्शन, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। SOCl2 का नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। यही होता है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। ये यहां पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें से ध्यान रखोगे। अब 11.7 हम लोग देखते हैं।
11.7 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। देखिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल किसको कहते हैं, पहले इसको समझिएगा। यहां पे आपको दिया हुआ है 1 पे मिथाइल और 1 पे ही OH, इसी को कहा जाता है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। बच्चों एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे कि यहां पे ले लीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करिए तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे क्या देगा, सबसे पहले H+, ये टूट जाएगा H+ HSO4-। अब यहाँ पे OH- को निकालना इतना आसान है नहीं, पूरा मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। ये जो एल्कोहल का OH का लोन पेयर है ये पहले H+ को पिक करता है, क्योंकि OH- इतने आसानी से टूटेगा नहीं, ये बदल जाता है यहाँ पे OH2+, यानी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो गया, यहां से निकलता है अब वाटर। जैसे यहां से वाटर निकलता है तो बनता है इसके केस में टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बनता है बच्चों, ये बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन, जो कि होता है मोर स्टेबल। जी हाँ, अब इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम है, वहां से निकलेगा H+, और उस H+ को पिक कौन करेगा बच्चों, उस H+ को पिक करेगा HSO4-, जो यहां H+ देने के बाद बचा हुआ रह गया है, तो वही HSO4-। मान लीजिए यहां से H+, जहां कार्बोकैटायन बना है मोर स्टेबल, उसके बगल वाले कार्बन से H+ अगर यहां से निकलता है तो यहां से चाहे यहां से, दोनों क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो ऊपर मिथाइल है उसका अलग है हाइड्रोजन, एक H+ हो सकता है, यहां से निकल सकता है। आप कहोगे इसके केस में दो प्रकार का एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है, एक यहां पे हो सकता है ऐसा, और एक हो सकता है इसके केस में जो हो सकता है इस तरीके से ऐसा। अब आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सेट-जेप्स रूल क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। आप देखेंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, जबकि इसके साथ मात्र एक 2 कार्बन अटैच्ड है। यहां पे अल्फा H का संख्या कितना है, 2 2 4 3 7, इसमें अल्फा H का संख्या कितना है, 2 2 4, यानी कि ये बनेगा मेजर, यही यहां पे होगा मोर स्टेबल एल्कीन, और ये होगा इसके केस में माइनर, क्योंकि ये होगा लेस स्टेबल एल्कीन। बातें समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेटली। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नीट एग्जाम में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जेईई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लेवल से थोड़ा सा नीचे, एडवांस लेवल में इससे थोड़ा ऊपर का पूछेगा, ठीक है। जेईई मेन, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सेकंड आपको जो दिया हुआ है ब्यूटेन 1ऑल, इसमें भी उसी प्रकार से काम करना है। तो ब्यूटेन 1ऑल, अब बच्चों लास्ट में जो वहां पे हमने आपको कहा ना HSO4- जो लिया था, वही HSO4- उस कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से H+ लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा। जो कैटलिस्ट के रूप में हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, वो बाहर हो जाएगा। हमने उसको नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, वो नहीं भी लिखोगे चलेगा। मेन हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बन चुका था। अब इसी प्रकार से यहां पे जो लिया हुआ है इसको कहते हैं ब्यूटेन 1ऑल। बिल्कुल, इसको जो कहा जाता है यहां पे वो हो गया अपना प्यारा सा ब्यूटेन 1ऑल। इस ब्यूटेन 1ऑल को फिर से हम लोग क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जोरदार हीट करते हैं, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ये पहले यहां पे टूटेगा और देगा आपको H+। एसिड का काम होता है रिएक्शन में प्रोटॉन देना, अब प्रोटॉन देकर के इसको प्रोटोनेट करना, क्योंकि बच्चों आपको ध्यान रखना है ये OH- डायरेक्ट नहीं टूट सकता है, क्योंकि OH- स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और आप लोग जानते होंगे, सब कोई पढ़े होंगे, पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। अपने घर में कम से कम 10 बार बोला करो, मजा आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। यहां पे आपको इसको पुअर बेस बनाना पड़ेगा। तो पुअर बेस बनाने के लिए यहां पे करना क्या पड़ेगा, इसका पहले प्रोटोनेशन करना पड़ता है। तो प्रोटोनेशन करते हैं तो एक H यहां पे पहले से है और एक H और जोड़ दिया ना, जैसे जोड़ दिया तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और जब ऑक्सीजन पे, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो अनस्टेबल होता है। और जब ये अनस्टेबल होता है तो क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां से बाहर हो जाएगा वाटर, और जैसे ही बच्चों यहां से बाहर हुआ वाटर, तो अब आप देखोगे यहां पे फॉर्मेशन कर देता है ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जी हां, और ये अब जो बना, इसके केस में अब हम लोग कर देते हैं 1,2H-, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ये फॉर्मेशन करता है इसके केस में 2 डिग्री
कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, ये फॉर्मेशन करता है। और यही 2 डिग्री कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बच्चों मोर स्टेबल होता है। जी हाँ, सीखिए सबका क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, 1 ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है। अब जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H+ देने के बाद HSO4- बचा, वो HSO4- इस कार्बोकटाइन के रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन से H+ निकाल लेता है। अगर H+ यहां से निकलेगा, अगर H+ यहां से निकलेगा तो आपको पता है क्या बनेगा, और यहां से H+ निकलेगा पता है क्या बनेगा। इसके केस में 2 प्रकार का बनेगा एल्केन। अगर एक बीच वाले कार्बन से निकला, ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में 2 ब्यूटेन। क्या बनेगा बच्चों? 2 ब्यूटेन। और H+ अगर यहां से निकला तो ये जो फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में, वो फॉर्मेशन करेगा 1 ब्यूटेन। सर्जेप्स रूल, यहां पे मेजर प्रोडक्ट जो होने वाला है वो हो जाएगा 2 ब्यूटेन। जी हाँ, ये जो 2 ब्यूटेन है बच्चों, यही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सर्जेप्स रूल। और 1 ब्यूटेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। आप इस तरीके से देख सकते हो डिहाइड्रेशन करके हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं प्रोडक्ट को। तो सिंपल कोई भी अल्कोहल दिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आपको डिहाइड्रेशन करना है उसको हीट करके, तो पहले H+ लेकर के उसको प्रोटोनेट करिए, H2+ में कन्वर्ट करिए, वाटर निकाल करके कार्बोकटाइन बना लीजिए। अगर वहां पे 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन है, या 1 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री के बगल में 4 डिग्री कार्बन है, या 2 डिग्री कार्बन के बगल में 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट करना जरूरी है। आपको देखना होगा कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता है क्या, फिर आप लेस स्टेबल कार्बोकटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बना लीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन से H+ को निकाल लीजिए, और उसके बाद आप बना सकते हो यहां पे प्रोडक्ट। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मेशन, 2 ब्यूटेन का मेजर प्रोडक्ट यहां पे फॉर्मेशन कर दिया। देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, आप बताओ, आप लोग बताओ खुद। आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर पढ़ो इस सारे क्वेश्चन को, तो बहुत कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बस ध्यान देने की बातें होती है। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट 11.8। अब 11.8 में कह रहा है ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। बिल्कुल, अगर आपको यहां पे क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कि एक देता है कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं फिनॉल, और उसके बाद नेक्स्ट इसके केस में जो दिया हुआ है इसको हम लोग यहां पे कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो पे एक आपको इस तरीके से दिया हुआ है नाइट्रो, और उसके बाद थर्ड में जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है मेरे को पारा नाइट्रोफिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पहले तो दिया हुआ है, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है। लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो पे जो NO2 होता है, ऑर्थो पे NO2 शो करता है -M और -I बोथ, और पारा पे जो NO2 होता है ये भी शो करता है -M -I बोथ। लेकिन यहां पे हम लोग कहते हैं कि ज्यादा यहां पे -I लगेगा, -I ज्यादा लगेगा ऑर्थो पे, पारा पे डिस्टेंस ज्यादा है, -I कम लगेगा। लेकिन जानते हो बच्चों, फिर भी हम लोग कहते हैं कि ज्यादा यहां पे जो एसिडिक होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है थर्ड, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये जो ऑक्सीजन है N डबल बॉन्ड O का, और ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में बनता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनने के कारण इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ पिक करके रखता है, अटैच करके रखता है, जल्दी छोड़ता नहीं है इसको, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो पारा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है, उसके बाद हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे -M -I लग रहा है। पहला प्रायोरिटी आपको देना है यहाँ पे -M -I को। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर आपने कहा कि H बॉन्ड के कारण एसिडिक एसिड इसका कम हो गया, तो यहाँ पे फिनॉल के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? बच्चों, पहला प्रायोरिटी देते हैं हम लोग यहाँ पे इफेक्ट को। जब -M -I दोनों में कॉमन हो गया, तब हम लोग कहते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पारा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि वहां पे बनता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तब यहाँ पे कहते हैं 3:2, और सबसे कम एसिडिक यहाँ पे क्या होगा? 1। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयंस। ये कोरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयंस का हम लोग रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे? तो मैं आपको एक दिखा देता हूं, आप सिर्फ क्या करना, दूसरे में उसमें NO2 खाली लगा देना ऑर्थो पे और पारा पे। तो मैं एक सिर्फ बता देता हूं, अगर फिनॉक्साइड हम लोग बनाते हैं तो सुनिए क्या होगा इसके केस में। जैसे फिनॉल से हम लोग H+ को निकाल देते हैं तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड। अब बच्चों सुनो, इसका हम लोग रेजोनेंस कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव चार्ज हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज जहां कहीं भी होता है वो रेजोनेंस में होता है डोनर।
और पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सेप्टर, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां इलेक्ट्रॉन देगा जहां सिंगल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है ना, नेगेटिव सिंगल डबल, वो चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, बगल वाले कार्बन पे, तो ये फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फर्दर इसको तब तक घुमाते रहना है उसी डायरेक्शन में जब तक आपको पहले वाला स्ट्रक्चर ना मिल जाए। तो नेगेटिव चार्ज होता है डोनर, ये डोनेट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला आवेगा, जिसके कारण जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसको तब तक घुमाते रहना है जब तक आपको पहले वाला न्यूट्रल स्ट्रक्चर ना आ जाए, यहां पे हो जाएगा और फिर ये बगल वाले ऑर्थो पे चला जाएगा, जिसके कारण कि नेक्स्ट जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और फर्दर हम लोग कहेंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, C डबल बॉन्ड O एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण कि बच्चों यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे फिर से घूम करके आ गया O माइनस। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पे सिर्फ अगर आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल का ड्रॉ करना है तो यहां ऑर्थो पे लगा देना है खाली NO2, और जो ऑर्थो पे बना है नेगेटिव चार्ज, वो NO2 के N डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस करेगा। या पारा पे लगा दीजिएगा NO2, तो जो पारा पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो पारा पे जब नेगेटिव चार्ज बना वो NO2 के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। इतना ही होगा अगर आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल का बनाते हो तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है 11.9। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने आपको फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सिखा दिया है। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा इसको सॉल्व करने में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, जेमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, ये आएगा मस्ट है, ये सब आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको कह रहा है कि राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग रिएक्शंस। कितना आसान है। मैकेनिज्म के लिए तो मैं इसका आपको अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, अभी तो सिंपल लिखना सिखाता हूं कि रिमर टाइमन रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमर टाइमन रिएक्शन का आप कहोगे कि सबसे पहले यहां पे जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन स्टार्ट होता है किससे? फिनॉल से। बिल्कुल, ये फिनॉल का रिएक्शन है, और फिनॉल का रिएक्शन हम लोग करते किसके साथ है? फिनॉल का रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। जी हां, तो पहले इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इसी को कहते हैं रिमर टाइमन रिएक्शन। तो यहां पे बनता है एक पहले इंटरमीडिएट, और सुनिए वो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनता है कि फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड में। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में जो NaOH का OH माइनस है वो यहां से H प्लस पिक करके बना देता है ONA फिनॉक्साइड, और यहां पे जाकर के ऐड करना है CHCl2। जी हां, ये CHCl2 ऑर्थो पे ऐड करना है, और यही जो इसका बनता है उसको कहते हैं इसका हम लोग इंटरमीडिएट। याद रखिएगा, आजकल इंटरमीडिएट पूछने का प्रचलन है, नीट एग्जाम में जेमेन के लिए पूछ सकता है कि बताइए रिमर टाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है। स्ट्रक्चर हर हाल में याद रखिए कि फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड में ONA, और यहां पे ऑर्थो पे जोड़ना है CHCl2। फर्दर क्या करना है बच्चों, इसका फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। अगर आपको इसका फुल मैकेनिज्म चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका फुल मैकेनिज्म चाहिए। ये फुल मैकेनिज्म नहीं है बच्चों, ये तो सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए कह रहा है, मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं। फुल मैकेनिज्म के अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहां पे फर्दर इसका हम लोग क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन। जो यहां पे O माइनस Na+ है ना, उसी O माइनस को यहां पे न्यूट्रलाइज करना होता है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग H+ देते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो ये हो जाता है OH, और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसी का नाम होता है बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसी को कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और आपको पता है क्या, इसी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉमन नेम है, इसी को कहा जाता है सैलिसाइलल डिहाइड, इसी को कहते हैं। तो कोई पूछे आपको कि रिमर टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है, तो आप कहोगे रिमर टाइमन रिएक्शन में बनता है सैलिसाइलल डिहाइड। पहली बात आप याद रखोगे। अब सैलिसाइलल डिहाइड हम लोग कहते किसको हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कहते हैं। ओके, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कहते हैं। पहले फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, बनता है ONA, ऑर्थो पे CHCl2, ये इंटरमीडिएट कहलाता है, आप देख सकते हो। उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं ONA, और
COH ये बन जाता है। अब फिर इसका एसिडिफिकेशन करके O- को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बन जाता है इस प्रकार से सैलिसाइलडिहाइड, या उसी को कहते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यही जो प्रोडक्ट बना है इसका प्रोडक्ट ये कहलाता है मेजर। ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड 100% बनता है, नेवर। यहाँ पे बच्चों इसके अलावा भी बनता है जो पारा पे अटैक करता है, ठीक है ना, पारा वाला भी यहाँ पे बनता है जो कि होता है माइनर, यानी कि पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन होता है जो कि होता है यहाँ पे माइनर। उसके बाद देखिए इसका आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रखता हूं, ये है कॉल्वेज, ध्यान रखिएगा। अब है कॉल्वेज रिएक्शन, इसका भी यहां पे मैं इक्वेशन लिखने के लिए सिखा रहा हूं क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए ही कह रहा है, ठीक है ना। मैकेनिज्म वगैरह में आप लोगों को अगर आपका रिक्वेस्ट होगा, आप लोग कहोगे कि आपको इच्छा है मैकेनिज्म सीखने का, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख दोगे इक्वेशन को, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉल्वेज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले यहां पे हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवा देते हैं अल्कली के साथ, NaOH के साथ। तो होता क्या है, ये कॉल्वेज रिएक्शन में पहले फिनॉल का रिएक्शन जो करवाते हैं तो OH- यहां से पिक करेगा H+ को, जी हाँ, तो OH- H+ को पिक करेगा, ये बना देता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, और ये जो है इसके केस में उसको कहते हैं फिनॉल। अब इसका क्या करना है, इसका रिएक्शन आपको फर्स्ट में करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सेकेंड में इसका क्या करना है एसिडिफिकेशन। जी हाँ, देखिए तो अब जो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसी सोडियम फिनॉक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है इसके केस में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चों इसी का जो नाम होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी, या इसी को कहते हैं 2-हाइड्रोक्सी, और इसको लिखते हैं लास्ट में बेंजोइक एसिड। यानी कि अब आप देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सैलिसाइलिक, इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा आप ध्यान से बच्चों, कोई पूछेगा कि कॉल्वेज रिएक्शन में क्या बनता है, आप कहोगे कि कॉल्वेज रिएक्शन बनता है सैलिसाइलिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि फिनॉल के रिस्पेक्ट में कार्बोनिक एसिड होता है ऑर्थो पे, इसमें को कहते हैं कॉल्वेज रिएक्शन। और रिमेटामिन में क्या बनता है, तो रिमेटामिन बनता है सैलिसाइलडिहाइड। नीट एग्जाम के लिए तो बेसिक यही क्वेश्चन पूछता है, जेमिन के लिए यही पूछता है कि सैलिसाइलडिहाइड किस रिएक्शन बनता है, सैलिसाइलिक एसिड किस रिएक्शन बनता है। एक बार तो सिंपल पूछा था कि रिमेटामिन रिएक्शन में ऑर्थो पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, यानी CHO अटैच्ड होता है, एल्डिहाइड अटैच्ड होता है। उसके बाद यहां पे चूंकि बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, यही कारण है कि सैलिसाइलिक एसिड यहां पे हम लोग कहते हैं कि बनता है मेजर अमाउंट में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% यही बनता है, नो, पाराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बनता है, वो माइनर बनता है। इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं किस रिएक्शन में क्या बनता है प्रोडक्ट, किसका रिएक्शन किसके साथ होता है तो क्या बनता है। देखिए नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो है ना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन से खेलने का जो जुनून है ना, वो है, आप नीट का सारा क्वेश्चन बना दोगे। बस आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, किसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं तो क्या बनता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, डायरेक्ट याद रखो भाई। अगर समझ में नहीं आता है तो जितना आप लोगों को रिएक्शन बता रहा हूं एनसीईआरटी का, सबको डायरेक्ट आप मैकेनिज्म का नाम याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब उस चक्कर में पड़ोगे कि हम पूरा सीखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए अब टाइम नहीं है, अभी जो है सो आपको फास्ट यहां से थोड़ा सा गति बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई का, ठीक है ना, क्योंकि नवंबर और दिसंबर पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है, यही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सीखने में हेल्प किया होगा, और आपको और क्या चाहिए आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे भी आइडिया मिलते रहेगा कि किस तरीके से बच्चों को और क्या देना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।